आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की ओर से आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 7वीं विषय विज्ञान को लेकर। इसमें अध्याय 2 भाग 3 भाग 2 तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिए हैं। आज भाग 3 है, जिसमें अध्याय का नाम है प्राणियों में पोषण। आज का बिंदु रहेगा घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। ठीक है ना। जो शाकाहारी जंतु होते हैं उसमें भी केवल घास खाने वाले जंतुओं के बारे में पाचन की प्रक्रिया विशेष प्रकार की होती हैं। जैसे कि मनुष्य भी शाकाहारी है, गाय भैंस ये भी शाकाहारी है, लेकिन दोनों में अंतर है, क्योंकि मानव घास को डाइजेस्टिव नहीं कर पाता है और ये जंतु है जो डाइजेस्टिव अर्थात पाचन क्रिया कर लेते हैं। ऐसा क्या विशेष है प्रक्रिया है या डाइजेस्ट सिस्टम है जो इन जंतुओं में किस तरह से होता है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। हम दैनिक जीवन में ऐसे देखते भी हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या आपने गाय भैंस तथा घास खाने वाले अर्थात शाकाहारी अन्य जंतुओं को भी देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा ना रहे हों। ठीक है ना। ये अपन दैनिक जीवन में देखते हैं। ये जो जंतु है ये क्या करते हैं, खाने के बाद में या कुछ घंटों के पश्चात जुगाली करते रहते हैं। ठीक है ना। वो जुगाली क्यों करते हैं? ठीक है ना। उनका भोजन उस समय कहाँ से आता है? क्या ये एकत्रित करके रखते हैं मुंह में या आमाशय में चले जाता है? ठीक है ना। तो इन ऐसे प्रश्नों के जवाब हमें जो इसमें देखने वाले हैं। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निकलकर आमाशय में एक भाग में भंडारित कर लेते हैं और ये भाग रुमेन प्रथम आमाशय कहलाता है। तो इस बिंदु में महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये रहेगा, रुमेन क्या होता है या रुमेन संरचना किन जंतुओं में पाई जाती है? तो ये घास खाने वाले जंतुओं में एक आमाशय का भाग होता है। ठीक है ना। तो इनकी हम डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं। घास खाने वाले जंतुओं में आमाशय का प्रथम भाग जो भोजन को एक भाग के रूप में भंडारित करके रखता है वो रुमेन कहलाता है। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बंटा रहता है। ठीक है। अब रूमिनेंट मतलब घास खाने वाले जंतु जिनमें रुमेन अंग पाया जाता है, तो वे जंतु रूमिनेंट कहलाते हैं। ठीक है ना। और आमाशय का भाग होता है वो रुमेन होता है और जंतु होते हैं वो रूमिनेंट कहलाते हैं। तो ये रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बंटा रहते हैं। आमाशय के 4 चैम्बर होते हैं। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। ठीक है। तो रुमेन जो अंग होता है आमाशय का प्रथम भाग है, उसमें जो भोजन का डाइजेस्टिव होता है वो बिल्कुल कम मात्रा में होता है, पूर्ण रूप से यहाँ पर नहीं होता है, जिसे जुगाल या कंठ कहते हैं। तो उसे जुगाल कहते हैं, आंशिक पाचन कर लेते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है। पिंडक बोले तो छोटे छोटे ऐसी है जो लड्डू के समान संरचना या गोलियां के रूप में बोल सकते हैं, उस रूप में है जो पुनः मुख में लाता है। तो इससे आप समझ पाए भोजन ग्रहण किया, भोजन का आंशिक पाचन हुआ, कहाँ हुआ? आमाशय में। आमाशय में जाकर वापस भोजन है जो मुंह में आता है पिंडकों के रूप में, और उसे है जो बार बार चबाते रहते हैं, तो ये जुगाल कहलाता है। परंतु बाद में जंतु इसको हो गया पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है, जिससे वो चबाता रहता है, और इस प्रक्रम को रोमंथन अर्थात जुगाली करना कहते हैं। और ऐसे जंतु रूमिनेंट या रोमंथी कहलाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रश्न बने हैं 3। रूमेन क्या होता है? तो घास खाने वाले जंतु अर्थात कौन से? रूमिनेंट। रूमिनेंट जंतु के आमाशय का प्रथम भाग रूमेन कहलाता है, जिसमें है जो भोजन एकत्रित रहता है या भंडारित रहता है, या उसमें आंशिक पाचन भी होता है। ठीक है। और रूमेन में जो आंशिक पाचन होता है तो वो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? जुगाल। और अगला प्रश्न है रोमंथन क्या है या जुगाल करना क्या कहलाता है? तो बोले तो रूमेन से वापस भोजन को पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाना या चबाना,
इन प्रक्रम को रोमंथन बोलते हैं, और अपन दैनिक जीवन में इनको जुगाली करना भी कहते हैं। और ऐसे जंतु वो रूमिनेंट या रोमंथी भी कहलाते हैं। तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। रूमिनेंट वो जंतु होते हैं, रूमेन उनके आमाशय का प्रथम भाग होता है, और जुगाल करना या रोमंथन जो प्रक्रिया होती है पुनः रूमेन से मुख में लाने की। अब आगे, घास में सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जो घास होता है उसमें मुख्यतः सेल्यूलोज होता है, और यही कारण है मनुष्य सेल्यूलोज का पूर्ण रूप से पाचन नहीं कर पाता है। इस कारण घास को हम डाइजेस्टिव नहीं कर पाते हैं और ये जंतु कर लेते हैं। और उनका भी कारण है, उन्हें विशेष प्रकार के अंग होते हैं, जैसे आगे आ जाएगा, अंधनाल नामक संरचना होती है, वो विकसित होती है, और उसी में है जो सेल्यूलोज का अधिकतर पाचन होता है, तो वो जंतुओं में होता है। इन जंतुओं में इन कारण है जो जंतु घास को डाइजेस्टिव कर लेते हैं, मानव नहीं कर पाते हैं। आगे लाइन में ध्यान देना। सेकंड लाइन, किसी रूमिनेंट या रोमंथी पशु, हिरण आदि में रूमेन में सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। उनके जो रूमेन वाला भाग है उसमें भी सेल्यूलोज को डाइजेस्टिव करते हैं, वो जीवाणु बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत से जंतु एवं मानव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कराता है, क्योंकि उनके है जो रूमेन संरचना भी नहीं होती, और रूमेन संरचना है तो उनमें ऐसे जीवाणु भी नहीं होते, तो उन पर को सेल्यूलोज को नहीं डाइजेस्टिव करता है। और सेल्यूलोज क्या है, ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। अब यह जो अभी अपने जो भाषा के रूप में समझे उसका डायग्राम है। ये एक गाय का डायग्राम दे रखा है। इसमें पहला भाग ग्रसिका, ये है जो भोजन को आगे निकलने में सहायता करती है। इसके बाद में रूमेन, ये रूमेन जो अंग होता है ये आमाशय का प्रथम भाग है। इसमें है जो भोजन एकत्रित रहता है और आंशिक पाचन होता है, और जब गाय घास खा लेती है तो कुछ घंटे बाद वापस भोजन मुख में आता है, तो इसी भाग से आता है, रूमेन से। रूमेन के बाद में है जो शुद्रांत दे रखी है, और शुद्रांत के बाद में वृद्धांतर दे रखी है, और शुद्रांत और वृद्धांतर के दोनों के मध्य जो भाग है नामकरण कर रखा है वो है अंधनाल। नीचे के नाम लिखा हुआ अंधनाल, और ये अंधनाल होते हैं, इसमें जीवाणु पाए जाते हैं, और वो क्या करते हैं, सेल्यूलोज का डाइजेस्टिव भी करते हैं। ये विकसित होती हैं पशुओं में, इसी कारण है वो घास को डाइजेस्टिव कर पाते हैं। और इनके बाद में जो आमाशय पूरा भाग कहलाता है। तो ये रोमंथी का आमाशय है। ये आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर बनाएंगे। अब जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में शुद्रांत एवं वृद्धांतर के मध्य एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिन्हें अंधनाल कहते हैं। ये आप इस डायग्राम दे रखे हैं, जो नामांकित कर रखा है, जो उनके नीचे के नाम है उनके मध्य में दे रखा है अंधनाल। ये जो शुद्रांत और वृद्धांतर के मध्य है, और ये थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, अंधनाल बोलते हैं। भोजन के सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है। तो जीवाणु होते हैं वो कहाँ होते हैं, अंधनाल में होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना, यही क्या करते हैं, सेल्यूलोज को डाइजेस्टिव करते हैं। जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन, मनुष्य के आहार नाल होती हैं उसमें एलिमेंट्री कैनाल होती हैं, उसमें जो अब्सेंट होते हैं ये बैक्टीरिया, और इस कारण मानव घास को डाइजेस्टिव नहीं कर पाता है। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा है जिनमें पाचन तंत्र पाए जाते हैं। तो अभी तक अपने जो रियल में यही है, जिसमें डाइजेस्ट सिस्टम होता है, उनकी जो पोषण क्रिया, जैसे पहले पढ़े थे प्राणियों में पोषण, उनसे पहले अपने क्या पढ़े, अभी प्राणियों में पोषण हो रहा है वैसे, इससे पहले पढ़े थे जंतुओं में पोषण, सॉरी जंतुओं प्राणी हो गया पादप में पोषण। ठीक है, तो पादप हो गया, प्राणी हो गया, और इन सभी में जिनके डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उनके बारे में पढ़े। ठीक है ना, तो अब है जो, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जो जिनमें न तो मुख होता है न ही पाचन तंत्र, फिर भी वो किस प्रकार से भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं और पाचन करते हैं। तो इनके अलावा और भी ऐसे कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जिनमें न तो मुख होता है, न कोई आहारनाल होती है, न कोई ऐसा पूर्ण रूप से पाचन तंत्र होता है, फिर भी भोजन को ग्रहण करते हैं, पाचन करते हैं। वो किस तरह से करते हैं, तो ऐसा अनोखा तरीका होगा उनके पास में, या रोचक विधि है होगी, तो उनके बारे में अपन अध्ययन अभी करेंगे। और अभी जो अपन पढ़े हैं यहाँ तक के 2 प्रश्न मुख्य रूप से है, वो आप अभ्यास पुस्तिका में जरूर करेंगे, भूलना मत। ये वीडियो आगे और भी है थोड़ा। तो पहला प्रश्न है, रूमेन क्या है, ठीक है ना,
और दूसरा प्रश्न है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन प्रक्रिया। तो ये पाचन प्रक्रिया पूर्ण रूप से समझानी है और अमंती का जो डायग्राम मैंने बताया था वो इसमें ज़रूर बनाना है आपको। अब है जो अगला बिंदु रहेगा, इसके साथ में अमीबा में पाचन क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अमीबा क्या होता है मैं पहले आपको बता दूं। अमीबा एक प्रकार का सूक्ष्म प्राणी है जिसको बोले तो एक कोशिकीय होता है। इसमें जो शरीर की संपूर्ण प्रक्रिया होती है वो केवल एक कोशिका के द्वारा होती है, ठीक है ना। जैसे कि पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, पूरी एक कोशिका के द्वारा ही प्रक्रिया होती है। अमीबा में संभरण एवं पाचन। संभरण से तात्पर्य है मतलब भोजन है, कोई भी पदार्थ अंदर है जो ग्रहण कर रहा है, संग्रहित कर रहा है, वो संभरण होता है। कोई भी जैसे पानी है, भोजन है, श्वास है, कोई भी है जो अंदर किस प्रकार से ग्रहण करता है वो होता है संभरण। मतलब उसको ग्रहण करने की या भरने की प्रक्रिया होती है, बोले तो संग्रह करने की प्रक्रिया बोल सकते हैं, तो वो संभरण एवं पाचन ये किस प्रकार से होता है। अमीबा जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। इस जलाशय बोले तो जैसे नदी, तालाब, झरने, कुछ भी इनके है जो पैंदे में एक बैठा रहता है, इनके आसपास भी बैठ सकता है। तो ये एक कोशिकीय जीव है, ध्यान रखना। एक कोशिकीय जीव को उदाहरण ऐसा प्रश्न भी आ सकता है तो आप लिखेंगे अमीबा। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल संग्रह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति स्थिति बदलता रहता है और ये एक या अधिक अंगुली के समान प्रबंध निकालता है जिन्हें पादाब या कृत्रिम पाव कहते हैं, जो इन्हें गति देने और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। तो यहाँ पर कितने प्रश्न बने हैं, यहाँ पे पहला प्रश्न ये बना है एक कोशिकीय जीव अमीबा, ठीक है ना। इसके बाद में प्रश्न बनाए अमीबा की कोशिका। तो अमीबा कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, एक केंद्रक भी होता है और इसके अलावा कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। और इसके बाद में उसके जो अमीबा होता है तो अमीबा की आकृति होती है। तो आकृति क्या होता है, हर समय स्थिति के अनुसार वो बदलता रहता है। जैसे उसको आगे बढ़ना है, गति करनी है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना है या भोजन ग्रहण करना है, ठीक है ना, तो उनके अनुसार आकृति को बदलता रहेगा, ठीक है ना। और ये एक या अधिक अंगुली के समान पर्वत बोले तो ऐसी आकृति निकालते हैं, बोले तो अंगुली के आकार की, तो वो कहलाते हैं पादाब। इनको कृत्रिम पाव भी कहते हैं। ऐसा प्रश्न यह बन सकता है पादाब या कृत्रिम पाव क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमीबा में अपनी स्थिति में निरंतर आकृति या स्थिति बदलने की क्षमता पाई जाती है और उसके अलावा उनके शरीर से अंगुली के समान जो पर्वत निकलते हैं और ये कहलाते हैं पादाब, यानी कृत्रिम पाव भी कह सकते हैं। और प्रश्न आ सकते हैं पादाब का क्या कार्य है, तो ये गति देने के लिए अमीबा को और इसके साथ में भोजन पकड़ने, दो काम करते हैं, गति देना और साथ में भोजन पकड़ना। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पादाब किसे कहते हैं और पादाब के कार्य। अब आगे, अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो ये खाद्य कण के चारों ओर पादाब विकसित कर लेता है और उन्हें निगल लेता है और खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य दानी में फंस जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अमीबा बैठा है, उनके आसपास में भोजन है, उनको महसूस हो गया, आभास हो गया, तो वो क्या करता है उसके चारों ओर पादाब विकसित करेंगे, अंगुली समान ऐसे आकृति विकसित करेगा, ठीक है। उसके बाद में खाद्य पदार्थ कण उसकी खाद्य दानी होती है कोशिका के अंदर, उसमें फंस जाते हैं। जैसे कि ये डायग्राम है, आप इसमें देख रहे हैं लेफ्ट साइड में खाद्य कणिका अंतःग्रहण। तो इस प्रकार से खाद्य कण बाहर है, तो इनके देखो यू आकार की संरचना बन गई, इसमें मतलब दो अंगुली के समान उभार बन गए, इन्हें पादाब नाम लिखा हुआ ऊपर नामांकित कर रखा है। तो इस प्रकार से विकसित कर लेता है। इसके बाद में आगे एरो देख दे रही खाद्य धान्य, ये खाद्य धानियाँ होती हैं, इसमें एकत्रित कर लेता है और यहाँ पर भोजन का पाचन हो जाता है। उसके बाद में आगे एरो दे रखा है वैशेपिक अपशिष्ट, यहाँ से वापस है जो शरीर से अपशिष्ट त्याग दिया जाता है और विश्व में एक केंद्रक की संरचना भी दे रखी है। और ये है एक पूर्ण रूप से जो भोजन को किस प्रकार से ग्रहण करता है, अलग अलग अवस्था में दे रखा है। 4 अवस्थाएं। पहली ए, जिसमें देखो खाद्य कण इनको आभास हुआ है अमीबा को, तो उन्होंने बी अवस्था में देखो तुरंत इन्होंने जो आभास होते ही पादाब या कूटपाद बना दिए, इन्हें कृत्रिम पाव भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से विकसित कर ली और अगली अवस्था में उनको खाद्य कण को घेर लिया है, मतलब है जो फिर है जो अगली अवस्था में खाद्य दानी में प्रवेश कर लिया। इस प्रकार से अमीबा
देखो भोजन को ग्रहण करता है, इसके पास में मुख नहीं है, कहीं भी शरीर में मुख नहीं है, केवल आकृति बदलता रहेगा। ऐसे नहीं इसी जगह पर आकृति बनेगी, इसकी बाहरी गोलाकार आकृति, कहीं पर भी भोजन होगा वहीं पे ऐसी आकृति बन जाएगी। तो एक अनोखी विधि है ना, वही कि नहीं हुई। तो इसमें देखो ना तो कोई पाचन तंत्र होता है, न औषधन तंत्र होता है, फिर भी भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है ना, अवशिष्ट को त्यागता है। तो ये एक ऐसी विधि है और ये इम्पोर्टेंट है। खाद्य दानी में पाचक रस स्त्रावित होते हैं। फिर क्या होता है, खाद्य दानी होती है उसमें पाचक रस होते हैं, वो स्त्रावित होते हैं, सीक्रेट हो जाते हैं, डाइजेस्टिव होता है तो उसमें, और ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। तो जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव, गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ, खाद्य दानी भोजन आ गया, तो उसमें भोजन के पाचक रस स्त्रावित हुए, पाचन क्रिया हुई, सरल पदार्थ टूटे। फिर क्या हुआ, जो उससे ऊर्जा मिली है वो किस में काम आएगी, अमीबा की वृद्धि, अर्थात अमीबा के शरीर में वृद्धि होगी, पोषण होगा, विकास होगा, इनका रख रखाव, उनके जो शरीर की क्षमता होगी बाहरी मजबूत होगी। गुणन बोले तो उसकी आगे संख्या में वृद्धि, उनकी पीढ़ी बढ़ेगी, 1 से 2 बनेंगे। इस प्रकार से वो उपयोग में किए जाते हैं। क्या, अवशोषित किए हुए खाद्य पदार्थ में उसे मिली ऊर्जा। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य दानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। फिर अपशिष्ट होता है वो खाद्य दानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं या ऊर्जा मुक्त होती है। अगले अध्याय में आप आंतक द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थ का शरीर के अन्य भागों के स्थान के विषय में पढ़ेंगे। तो इसमें सभी प्राणियों में पाचन क्रिया समान ही होती हैं, पर अमीबा की ये अनोखी विधि है, ठीक है ना। इसमें पाचन तंत्र नहीं था, फिर भी भोजन को ग्रहण करता था। तो इसके बाद में अगले अध्याय अपना अध्ययन करेंगे, उसमें ये देखेंगे जो अवशोषित खाद्य पदार्थ हैं वो फिर शरीर के अन्य भागों में किस प्रकार स्थानांतरित होता है, पूरे शरीर में किस तरह से पहुंचता है। जैसे कि एक पेड़ देखा जाए तो उनको भोजन मिलता है ज़मीन से, ठीक है ना, ज़मीन से जैसे खनिज लवण मिल गए, फिर क्या हुआ, सूर्य का प्रकाश मिल गया, CO2 मिल गई, H2O मिल गया, तो खाद्य पदार्थ एक जगह बना उनकी पत्तियों में, ठीक है ना। तो पत्तियों में उसकी रसोई घर होती है, वहाँ पर भोजन बन गया। तो फिर उसके पूरे पेड़ में किस तरह से वो फैलता है, किस तरह से पहुँचता है, ठीक है ना। और इसके साथ जैसे मानव है, तो मानव में भोजन का पाचन हो गया, फिर पूरे शरीर में किस प्रकार से ऊर्जा मिलती है, इसके अंदर किस तरह से होता है। तो ये अपना विस्तृत अध्ययन है जो आगे वाले अध्याय में करेंगे। तो इनका गृह कार्य का दूसरा भाग है। पहले 2 प्रश्न दिए थे और 2 प्रश्न और हैं, कुल मिलाकर 4 प्रश्न आपको करना ही है। इसके साथ में अगर आपको लग रहा है नोट्स के रूप में लिखना है तो आप अभ्यास पुस्तिका में नोट्स के रूप में बनाएं तो और भी बेटर रहेगा। अगला प्रश्न है, पादाब क्या होते हैं, अर्थात कूटपाद या कृत्रिम पाद भी कहते हैं, और इनके कार्य लिखो। अमीबा में पाचन क्रिया किस प्रकार से होती है, तो ये आपको यहाँ से पूरी प्रक्रिया भी लिखनी है, ठीक है ना। और अमीबा की है जो एक डायग्राम बनाना है, ये वाला आपको ज़रूर बनाना है। धन्यवाद। आज की क्लास में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। आगे का है जो इसके साथ में शायद अध्याय भी पूर्ण हो गया है और अगला अध्याय शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, अध्याय 3। यहाँ तक आप गृह कार्य पूर्ण कर लेना और साथ साथ में याद भी करते रहना। लिखने से कुछ नहीं होने वाला, याद जरूर करते रहना। धन्यवाद।